हेलो फ्रेंड, मैं जसवंत वर्मा स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में जो है आज हम भारत के संविधान और राजभाषा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। पहला टॉपिक है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संविधान का विकास। इसके बारे में जो बहुत मुख्य बातें हैं उनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर हम क्या बातें करती हैं बेसिकली संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब सिर्फ इतनी बातें हैं कि वर्तमान भारत के जो संविधान है, इस संविधान का विकास का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहा, विकास की प्रक्रिया कैसे रहा, या फिर संविधान में जो प्रावधान है हमारे पास में वर्तमान में, उन प्रावधानों की जो विकास है वो कैसा रहा। उसमें अगर हमने कोई संकल्पना स्थापित किया, जैसे कि हमने इसमें लोकतंत्र स्थापित किए, उनमें अगर हमने अधिकार स्थापित किए, उसमें हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो उन सबका विकास कैसे हुआ, उन्हीं का अध्ययन ही कहलाता है संविधान का इतिहास या संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इसके अंतर्गत जो है हमें जो समझना है एक्चुअल में, इसमें एक लंबी जो है प्रक्रिया है। इसमें उनको हम क्रमबद्ध रूप से जो है अलग अलग लेक्चर में करेंगे। अलग अलग लेक्चर में जो है इसमें कुछ कुछ सेगमेंट को लेते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत जो है दो कालखंड होते हैं। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो है दो कालखंड होते हैं, जिसमें जो है पहला जो कालखंड है जिनका संबंध जो है कि भारत के संविधान का विकास जो है कंपनी के शासन के अंतर्गत मतलब हम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। ये मतलब कंपनी का शासन जो है तब जब 1773 से लेकर के जो है 1858 के अवधि तक था। उस समय भारत के संविधान में जो प्रावधान है, उनमें विचार है, उसमें जो संकल्पनाएं हैं, उनका विकास वो किन किन अधिनियमों के माध्यम से हुआ, या फिर वो जो है प्रक्रिया किस प्रकार की रही, या फिर ये जो अधिनियम है अलग अलग, इस अधिनियम में जो है ऐसा क्या प्रावधान थे जिसने भारत के संविधान को प्रभावित किया, हम उसी को समझ रहे हैं। तो पहले जो कालखंड है, पहले कालखंड जो है वो कंपनी के शासन के अंतर्गत आया, यहां समझ लीजिए हम पहले। उसके बाद दूसरा जो कालखंड है, जिस कालखंड में भारत के संविधान का विकास हुआ, वहां जो दूसरा कालखंड है वहां जो कालखंड होता है ताज के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ताज के शासन के अंतर्गत, ताज के शासन मतलब जो है ब्रिटिश ताज की बात कर रहे हैं, इस शासन के अंतर्गत संविधान का विकास जो 1858 से लेकर के जो है 1858 से लेकर के 1947 तक, मतलब भारत के आजादी तक, यहाँ तक। उसके बाद चूंकि हम संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिए थे, और ये जो है मुख्य रूप से कहा जाए कि भारत के संविधान का विकास जो है दो कालखंडों में हुई है, जिसमें पहला कालखंड है कंपनी के शासन के अंतर्गत। कंपनी का शासन मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उनका पहले कुछ छोटे से क्षेत्र पर आधिपत्य था भारत का, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्षेत्र भी लगातार बढ़ते चले गए, उनमें प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण की मात्रा लगातार बढ़ती चली गई। तो इन्हीं प्रक्रियाओं में जो है भारत के संविधान का विकास हुआ, ये पहला कालखंड हो गया। दूसरा जो कालखंड है तब जब कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र में, और पूरा उस ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पर नियंत्रण जो है ताज का आ गया। ताज का मतलब ब्रिटिश क्राउन का आ गया, ब्रिटिश की महारानी या ब्रिटिश के सम्राट के भारत पर उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित हो गया, और वहां से फिर जो है उसने शासन करना शुरू किया। तो उसी प्रक्रिया में ही जो है उस शासन की पूरी दीर्घकालिक अवधि में मीन्स 1858 से लेकर के जो है 1947 तक फिर भारत के संविधान का विकास हुआ अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से। इसी में से जो है हम इस पहले कालखंड में से, इस दो कालखंडों में से जो है आज इस लेक्चर के माध्यम से हम कंपनी के शासन के अंतर्गत जो सबसे पहली जो है जो संसदीय कानून है, ब्रिटेन के द्वारा पारित ये पहला जो संसदीय कानून है, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट को समझेंगे। और वैसे ही जो है दूसरा जो अधिनियम है जो संविधान के विकास में कुछ अपनी भूमिका का निर्वहन किया है क्रमिक रूप से, वहां है संशोधन अधिनियम। और वैसे जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वहां है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस प्रकार से जो है भारत के संविधान के विकास के क्रम में जो है हम यहाँ समझ रहे हैं
जिनमें पहले जो अधिनियम है वहां है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम पहले यही समझ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्चुअल में किन परिस्थितियों में लाया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो हम इसका जो है एक थोड़ी सी जो है अच्छी समझ डेवलप करने के लिए इनकी हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। पृष्ठभूमि, अब पृष्ठभूमि का मतलब ये हुआ कि उस समय कंपनी की पृष्ठभूमि किस प्रकार का था, या फिर जो है यह कहा जाए कि कंपनी की उन समय ऐसी क्या स्थिति था जिनकी वजह से जो है उस कंपनी को नियंत्रित निर्देशित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को हस्तक्षेप करना पड़ गया। क्योंकि ये कंपनी कहां पर शासन कर रहा है, कहां पर व्यापार वाणिज्य कर रहा है, भारत के क्षेत्र में शासन व्यापार वाणिज्य कर रहा है। तो स्वाभाविक है भारत के जो है शासन की पूरी प्रक्रियाओं में, या फिर भारत यहाँ जो कंपनी काम कर रहा है उसको ब्रिटिश कंपनी या दूसरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करे, या फिर ऐसे क्या अनपढ़ी उनकी है। ठीक, यही बातें हैं, दो परिस्थितियां हैं बेसिकली। इसको इस प्रकार इसको इस प्रकार से समझा जाए कि दरअसल जो है 1773 के आसपास तक, या फिर 1775 से लेकर 1772 तक की जो है शासन की प्रक्रिया में उस समय कंपनी की और उनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं हुआ करता था वित्तीय मामलों में। ठीक है, साथ में इनके जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वह उसमें कई प्रकार के जो है भ्रष्टाचार व्याप्त थे। भ्रष्टाचार व्याप्त होने का मतलब ये है कि वहाँ जो है खुद ही व्यापार करते हैं, निजी व्यापार करते हैं, वहाँ साथ में नवाबों से, रियासत के जमींदारों से वहाँ जो है खुद बड़ी मात्रा में उपहार लेते हैं। ऐसे और भी कई जो है भ्रष्टाचार के तरीके हुआ करते थे, जिससे जो है कंपनी को नुकसान हो रहा था राजस्व के रूप में, नियंत्रण के रूप में। साथ में जो है जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनके जो है राजस्व, उनके धन, उनके पास जो है उनकी जो है स्थिति मजबूत होते जा रहे थे। इस प्रकार से कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया और धीरे धीरे जो है 72 के आते तक, अंतिम समय तक आते तक वहां पर कंपनी की स्थिति खराब होती चली गई। मगर साथ में जो है ये चूंकि बड़ा क्षेत्र था, इसीलिए इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित होने के बाद ब्रिटिश सरकार की मंशा था कि धीरे धीरे जो है इस कंपनी के कार्य जो है उनको और बेहतर प्रकार से प्रबंधित किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए, जिससे ये कंपनी उस जो भारत वाला जो क्षेत्र है जिस पर उनका आधिपत्य है उस पर नियंत्रण स्थायी रूप से बढ़ा सके। साथ में जो है वहां धीरे धीरे उस नियंत्रण की मात्रा को और बढ़ाते चले जाए। तो इस प्रकार से जो है कंपनी को दोहरा फायदा हो जाएगा, व्यापार करके भी फायदा हो जाएगा, और साथ में इस तरफ वहां राजस्व इकट्ठा करके भी अपना जो है मुनाफा बढ़ा सकता है। ये तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित ये पहला कानून, कौन सा कानून? रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून को रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी, इनकी जो कार्य भारत के कुछ क्षेत्र में, कुछ छोटे छोटे क्षेत्र में जो हुआ करते थे, उन कार्यों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया गया। इस कानून को लाया इसी उद्देश्य था कि भारत में जो है जो ब्रिटिश कंपनी जो काम कर रहे हैं उनको नियंत्रित किया जाए, उनको निर्देशित किया जाए। इसीलिए इस अधिनियम को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक कानून 1773। अब इसके जो मुख्य प्रावधान को समझ लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे जो है रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कार्य जो भारत में किए जा रहे हैं उस कार्य को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के। तो पहली बात है, इस अधिनियम में जो है जिसने भारत के संविधान को एक तरह से कह सकते हैं एक मौलिक विकास के लिए एक आधार तैयार कर दिया। संविधान में जो है विकास के लिए एक आधार तैयार कर दिया। इसमें एक प्रावधान हुआ करता था जिनका जो निष्कर्ष अगर समझे, इसमें जो प्रावधान हुआ करता था उसका निष्कर्ष अगर समझे तो इस अधिनियम ने, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दिया। केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी, इसके मतलब ये समझ लीजिए कि ये वर्तमान में जैसे कि भारत है, वर्तमान की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो है केंद्रीय स्तर पर एक जो है प्रमुख प्रशासक वर्ग के रूप में जो है जो भी आप समझ ले उसे प्रमुख सरकार की बातें कर ले, और साथ में इसमें जो अलग अलग क्षेत्रीय इकाई है, ये क्षेत्रीय इकाई हो गया। ये तो स्वाभाविक है इसमें जो है केंद्रीय स्तर पर जो है एक सरकार की व्यवस्था को मान लीजिए, सर्वोच्च प्रशासक मान लीजिए, और इसके नियंत्रण में जो है ये क्षेत्रीय इकाई, इसके नियंत्रण में क्षेत्रीय इकाई, मतलब इस केंद्र में जो शक्ति है, इस केंद्र की शक्ति में ही जो है क्षेत्रीय
की शक्तियों की निहित है, या फिर कहा जाए कि केंद्र के नियंत्रण में ये सीधा क्षेत्रीय इकाई जो है वहां काम कर रहा है। तो वैसे ही जो है इस पूरे प्रक्रिया में अगर देखा जाए, इस अधिनियम में यहां स्थापित किया गया कि तत्कालीन समय में जो है उस समय ब्रिटिश कंपनी के पास में जो है इस तरफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इस तरफ मद्रास प्रेसिडेंसी और इस तरफ जो है बंगाल प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। और तीनों प्रेसिडेंसी जो है स्वतंत्र रूप से यहाँ एक गवर्नर, यहाँ जो है गवर्नर, और वैसे जो है इस तरफ मद्रास के गवर्नर, और ऐसे यहाँ पर जो है बंगाल के भी गवर्नर हुआ करते थे तत्कालीन समय में। मगर जो है इसको केंद्रीकृत करने के लिए पूरी शक्ति को, या फिर कह सकते हैं जो अलग अलग जो प्रेसिडेंसी में जिनका शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है 3 अलग अलग स्वतंत्र गवर्नरों के माध्यम से, इनको इंटीग्रेट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए इसमें जो बंगाल का जो गवर्नर था, तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर थे, तत्कालीन इसमें वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे। इस वारेन हेस्टिंग की, या फिर तत्कालीन जो बंगाल का जो गवर्नर था, इस गवर्नर को जो पद था उनको अब कहा गया गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का जो गवर्नर था उस गवर्नर को पद को अब कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ये जो बॉम्बे का जो गवर्नर जनरल है और जो मद्रास का जो गवर्नर है उसके अधीन कर दिए गए। मतलब ये हुआ कि अब जो है एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इस तरफ मद्रास प्रेसिडेंसी, और इस तरफ क्या है बंगाल प्रेसिडेंसी जो हुआ करता था। अब यहाँ पर गवर्नर नहीं, बल्कि अब यहाँ पर कौन है, गवर्नर जनरल है, और इसी के नियंत्रण में इस तरफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर और इस तरफ जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये बॉम्बे और ये मद्रास, ये दोनों अधीनस्थ हो गए किसके, इस बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि इसने पूरी शक्तियों को 3 भागों में बटा हुआ था उसको क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि इसने भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको उसने आधार दे दिया। और यही कारण है कि ऐसी ही संकल्पना भारत के संविधान में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो है शासन की व्यवस्था में 3 स्तर है वर्तमान में, जिनमें एक केंद्रीय स्तर है, जिनमें जो है एक राज्य की स्तर है, और तीसरा जो है स्थानीय स्तर है। मगर सामान्य रूप से तो ठीक है, वर्तमान भारत का जो संविधान है वहाँ परिसंघात्मक है, मगर वहाँ असामान्य परिस्थितियों में पूरी शक्ति जो है केवल केंद्र में ही निहित हो जाती है। पूरी शासन व्यवस्था हमारा केंद्रीकृत हो जाता है, जिसमें पूरी शक्ति केंद्र में ही समाहित होती है और क्षेत्रीय इकाइयां सिर्फ उनके अधीनस्थ होते हैं। ये शुरुआत जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इस अधिनियम से माना जा सकता है। तो ये तो हो गई पहली बात है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दिया गया। और साथ में जो है उसमें जैसे बताया मैंने कि मद्रास और जो बॉम्बे का जो गवर्नर था, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल काम कैसे करे, या बंगाल के जो गवर्नर जनरल है ये काम कैसे करे, क्योंकि तो ये अकेला तो काम नहीं कर सकते। ये जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वह अकेले, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह अकेले तो काम नहीं कर सकते। इसीलिए इनके कार्यों में सहयोग के लिए, सहायता और सहयोग के लिए जो है, इनको वो सहायता और सहयोग के लिए जो है एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया इस अधिनियम में। एक कार्यकारी परिषद का मतलब ये है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जब किसी कानून को, किसी आदेश को जब उनको लागू करवाना होगा, तो एग्जैक्टली जो है बंगाल के गवर्नर जनरल और साथ में उनकी जो कार्यकारी परिषद है, जिनमें उस समय इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इसमें जो है 4 सदस्य होंगे। इसमें जो है 4 सदस्य होंगे। तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई अगर कानून को
लागू करना है या फिर कोई कानून को अगर बनाना भी है, कोई कानून या फिर कोई आदेश जारी करना है, तो यही कार्यकारी परिषद की सहायता से गवर्नर जनरल जारी करेगा बंगाल का। मतलब अभी यहां पर अगर समझ लीजिए इनको कि यहां गवर्नर जनरल के पास सहायता और सलाह के लिए केवल कार्यकारी परिषद ही है। जब उन गवर्नर जनरल को कोई आदेश जारी करना है, मतलब कोई कानून बनाना है, तो यही कार्यकारी परिषद उनको एडवाइस करेगा, और तब जब उस कानून को लागू भी करना है तो भी उनको यही कार्यकारी परिषद भी एडवाइस करेगा। जब उनको भी कोई न्यायिक कार्यों को भी संचालित करना है तो यही कार्यकारी परिषद ही उनको सहायता और सलाह देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो गवर्नर जनरल है उनके पास में, गवर्नर जनरल के पास में जो है पूरी शक्ति, इन सेंस विधायी शक्ति भी, कार्यकारी शक्ति भी और साथ में जो है न्यायिक शक्ति, तो तीनों जो है शक्ति जो है किसमें निहित है, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में, जिनको हम कहते हैं कार्यकारी परिषद, जिनमें 4 सदस्य है। हमें ये भी ध्यान रखना है। ये तीसरी बात है, ये दो बातें हो गई इनमें से, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव हो गई रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, दूसरी बातें हमने डिस्कस कर लिया कि वहां बंगाल के गवर्नर को जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और उसके अधीन जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कर दिया गया, उसके नियंत्रण में आ गए। तीसरी बात जो मैंने डिस्कस किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो है उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक परिषद बनाया गया, एक काउंसिल बनाया गया, जिनको कार्यकारी परिषद कहा गया, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें सदस्यों की संख्या जो है 4 रखा गया। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये 3 प्रमुख उनकी विशेषताएं हो गई है। इनके साथ साथ इसमें जो चौथी विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, वहां इसे प्रदान किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन, ये एक तरह से कह सकते हैं ये संस्था एक ऐसा संस्था है जो जिसमें जो सदस्य है, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स है, जो सदस्य है, ये बेसिकली जो है ब्रिटेन में रहते हैं ये, और ये संस्था भी अगर एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ब्रिटेन में रह करके ही जो है भारत में जो गवर्नर जनरल है उनको निर्देश करते हैं। ये उनके अधीनस्थ है बेसिकली, या फिर ये कहा जाए कि ब्रिटेन में जो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स है, जिसमें सभी ब्रिटिश सदस्य है, जो इस कंपनी के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो चुने जाते हैं ये, ठीक है, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण में ही जो है इस भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वोच्च प्रशासक है, सर्वोच्च प्रशासक मतलब किन की बात कर रहे हैं हम इसमें, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये जो काम कर रहे हैं और इसकी सहायता लिए क्या है, परिषद है, इसमें कार्यकारी परिषद है ये। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो है एक जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा है, इसके निर्देशन में जो है बंगाल में जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो, और उनकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद। तो इस प्रकार से जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को व्यापारिक गतिविधियों के मामले में कोई निर्णय लेना होगा तो वहां अंतिम फैसला किसका होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को होगा। मगर साथ में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई प्रशासनिक अगर निर्णय लेने हैं तो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही निर्णय लेंगे। मतलब यहां हुआ अभी की परिस्थितियों में कि इस कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं और जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनको देखने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए केवल एक ही संस्था है जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। अभी यहाँ पर व्यापारिक और राजनीतिक या प्रशासनिक उद्देश्य से हमने कोई इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अलग प्रावधान नहीं है कि व्यापारिक गतिविधियों को कोई और संस्था देखे ब्रिटेन में रह करके और प्रशासनिक गतिविधियों को कोई और संस्था देखे, ऐसा कोई अलगाव नहीं है इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तक। अब उसके बाद इसमें जो इस अधिनियम में जो अगली बातें हैं, ये चौथी बातें कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां है कि इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना के प्रावधान का मतलब ये है, हमें ये नहीं मान लेना है कि वर्तमान में भारत के संविधान में, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 124 में
अनुच्छेद 124 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके गठन का प्रावधान है, ये उस प्रकार के जो है उच्चतम न्यायालय की बातें नहीं कर रहा है। ये बहुत समान रूप से अगर देखा जाए तो ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय जिनके जो अधिकार क्षेत्र है उस कंपनी के जो अधिपत्य वाला क्षेत्र है वहां तक ही लिमिटेड है। लिमिटेड होने का मतलब ये हुआ कि कलकत्ता में जो है ये जो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, इनके जो अधिकार क्षेत्र है, इसके अधिकार क्षेत्र में जो है इस तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी, साथ में इस तरफ मद्रास प्रेसिडेंसी और साथ में इस तरफ जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो स्वाभाविक ही ये तीनों प्रेसिडेंसी में जो वहां जो लोग उनके लोग रहते हैं उनके मामलों को सुनेंगे। उनके मामले मतलब इसमें राजस्व मामले भी, दीवानी मामले भी आएंगे, साथ में जो है आपराधिक मामले भी आएंगे। ऐसा प्रावधान किया गया। साथ में यहां भी इनको अधिकार दिया गया, इस उच्चतम न्यायालय को जो है इस अधिनियम में यहां भी अधिकार दिया गया, यहां भी अधिकार दिया गया कि परिषद, ये गवर्नर जनरल, परिषद ये गवर्नर जनरल जो निर्णय लेंगे, ठीक है, उस निर्णय के विरुद्ध भी अपील या उनकी सुनवाई इस उच्चतम न्यायालय में हो सकता है। यहां इस अधिनियम में प्रावधान किया गया। मतलब ये है कि ये उच्चतम न्यायालय जो है सर्वपरिषद गवर्नर जनरल के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं या उनके जो अधिकारी कर्मचारी जो है अपने सरकारी जो कंपनी के कार्यों के दायित्व जब निर्वहन कर रहे होंगे उसकी भी वहां जो है सुनवाई कर सकता है। ऐसा इस अधिनियम में प्रावधान किया गया। और इसी के अनुरूप जो है 1774 में 1774 में कलकत्ता में जो है एक 4 सदस्यीय के मतलब ये हो गया इसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और उसमें 3 अन्य न्यायाधीश हुए। तत्कालीन समय में जो है एलिजा एप्पे को जो है इस उच्चतम न्यायालय का, एलिजा एप्पे, ये नाम आपको ध्यान रख लेना है। ये इस समय इस कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापना किया गया, उसके वो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, एलिजा एप्पे, और 3 उसमें अन्य सदस्य थे। कुल मिलाकर के 4 सदस्यीय जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। मगर साथ में जो है जैसे बताया मैंने, इसमें इनके जो अधिकार क्षेत्र थे वो काफी विस्तृत था। मगर स्वाभाविक है अगर इनके अधिकार क्षेत्र को अगर मान लो विस्तृत कर दिया गया तो स्वाभाविक है वो गवर्नर जनरल उनका जो परिषद है उनके अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएंगे। इसीलिए काफी विवादित भी रहा यहाँ प्रावधान। और आगे चल करके इस प्रावधान को विवादित था, इसीलिए इनको व्यवहारिक तौर से जो है ठीक करते हुए इसमें गवर्नर जनरल और बाकी जो और कुछ प्रावधान थे उनको शक्ति उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए आगे के अधिनियम में, जिनमें हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और तो इस प्रकार से रेगुलेटरी एक्ट में जो है ये महत्वपूर्ण विशेषता हो गया। उसके बाद फिर दूसरी और विशेषता, ये इस रेगुलेटिंग एक्ट की अंतिम विशेषता वहां था कि इसमें इस अधिनियम में प्रावधान किया गया, क्योंकि इस परिस्थितियों में ऐसा देखा गया था कि कंपनी का जो है राजस्व को नुकसान हो रहा है या फिर उनको व्यापारिक मुनाफा जो है कम हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है यहाँ था कि तत्कालीन कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी है वो खुद निजी रूप से व्यापार करते थे और मुनाफा कमाते थे। स्वाभाविक है निजी रूप से अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कोई कर या उसमें जो टैक्स देने वाली बातें तो है ही नहीं इसमें से। इसीलिए जो है वो उसका पूरा मुनाफा जो है किसके खाते में चले गया, उस निजी अधिकारी के। ठीक, और साथ में यहां भी हुआ करता था कि निजी अधिकारी जो कर्मचारी है, ये जो अधिकारी और कर्मचारी है वहां जमींदारों से, वहां रियासत के मुखिया से बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहां उपहार लिया करते थे। ये उपहार, गिफ्ट एक कह सकते हैं, वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, वित्तीय भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इससे जो है कंपनी को नुकसान होता था। इसीलिए जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी है, वो कंपनी के कर्मचारी जो है अब कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी के जो व्यापारी है, जो अधिकारी है, अब वो कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। इस पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ में यहाँ पर भी प्रतिबंध, इस बात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब वहां किसी जमींदार से, किसी महाजन से, किसी रियासत के प्रमुख से वहां कोई
उपहार नहीं लेगा, पर कोई गिफ्ट नहीं लेगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो पहला संसदीय कानून है उनकी ये प्रावधान थे। ये तो हो गया संविधान के विकास में ये पहला क्रम, पहला अधिनियम। उसके बाद फिर दूसरे अधिनियम की तरफ चलते हैं, वहां है संशोधन अधिनियम 1781। जैसे मैंने बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो प्रावधान एक था जो काफी विवादित भी था। प्रावधान क्या विवादित था इसमें कि जैसे बताया मैंने, इसमें जो है कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना किया गया था, कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, उसके जो अधिकार क्षेत्र थे, उनके जो अधिकार क्षेत्र, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, अब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मतलब कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र हो जाएगा इसमें, जो है एक उनके जो अधिकार क्षेत्र जो है दीवानी मामले से संबंधित है, ठीक है, और दूसरा जो अधिकार क्षेत्र जो है उनके राजस्व मामले से या फिर आपराधिक मामले हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक राजस्व संबंधित मामले हो गए और दूसरा जो है उनके आपराधिक या फिर जो है अन्य जो मामले थे। ये तो इसमें व्यवहारिक स्तर पर दिक्कतें इस प्रकार का था, समझ लीजिए उनको, कि एक तरफ जो है हमने इस पूरे जो है कंपनी का जो भारत में सर्वोच्च प्रशासक के रूप में हमने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके अधीनस्थ जो उनके साथ उनकी जो परिषद है उनको बना रखा है, वहां निर्णय लेने वाला भारत में यही सर्वोच्च है। मगर वो जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है और उनका जो परिषद है, कार्यकारी परिषद है, अब वह जो भी निर्णय लेगा, इस अधिनियम में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि ये इनके निर्णय को जो है, इनके निर्णयों का जो है समीक्षा ये उच्चतम न्यायालय कर सकता है या वहां पर उनकी सुनवाई हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अब इस जो बोर्ड जो गवर्नर जनरल है वहां आप स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते, या फिर अगर उनके अधिकारी कर्मचारी अगर मान लो अपने कर्तव्यों को निर्वहन की प्रक्रिया में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके वाद सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते थे। इसीलिए जो है व्यवहारिक स्तर पर ऐसी दिक्कत आना शुरू हुआ, समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो यहाँ गवर्नर जनरल के द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा और साथ में ऐसे जो है अनुभव किया गया कि उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है सा परिषद गवर्नर जनरल के संदर्भ में, चाहे वहां राजस्व के मामले भी ही क्यों ना हो, या फिर इसमें दूसरा और जो समस्या था वहां था इनमें उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर के, वहां यह था कि बंगाल का जो निवासी है, मद्रास का जो निवासी है और साथ में इस तरफ बॉम्बे का जो निवासी है, तीनों क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है इन्हीं तीनों क्षेत्र में जो है अगर कोई विवाद आया तो उनकी सुनवाई के लिए जो है उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया था। मगर विवादित इस प्रकार से रहा कि ये बंगाल के जो यहाँ जो मद्रास के जो निवासी है, यहाँ जो ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, इस तरह बॉम्बे में जो अधीनस्थ लोग रहते हैं, उनकी सुनवाई का अधिकार, उनकी विवादों की सुनवाई जो है इस बंगाल के उच्चतम न्यायालय में ना हो, ऐसी इसीलिए जो है एक और नया अधिनियम या फिर कह सकते हैं एक संशोधन अधिनियम लाया गया 1781 में। इसीलिए इनको संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है क्योंकि इसने जो है उस रेगुलेटिंग एक्ट के जो अधिनियम थे उसमें जो प्रावधान थे, उस प्रावधान को उसने कुछ संशोधन कर दिए, बदलाव इस तरह से कर दिए कि अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो परिषद गवर्नर जनरल उनकी जो परिषद जो है जो निर्णय लेते हैं या फिर राजस्व संबंधी जो मामले हैं, अब वहां सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे उस क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। मतलब ये है कि अब जो गवर्नर जनरल उनकी परिषद है वहां स्वतंत्र रूप से अब काम कर सकते हैं बिना सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण के। इस तरह से यहां प्रावधान किया गया 1781 में। यहां तो हो गया दूसरा अधिनियम संविधान के विकास के क्रम में। अब इस क्रम में जो तीसरा अधिनियम है वहां है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया 1784 में जो है प्रावधान के, चूंकि अब कंपनी जो है थोड़ा सा ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर दिया है, मगर साथ में जो है धीरे धीरे जो है अभी भी उनको जो है अपने व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधियों को बहुत स्पष्ट करना था। इसीलिए
इसीलिए चूंकि अब उनके अधिकार क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, उनकी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही है, प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ रही है, और साथ में हम देख रखे हैं कि यहाँ पर केवल एक ही संस्था है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और भारत में जो है शासन परिषद, गवर्नर जनरल, वही जो है एक्चुअली सर्वोच्च प्रशासक रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है इस पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक, राजनीतिक और जो है वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग करने के लिए, कंपनी के राजनीतिक और जो है उनके वाणिज्यिक कार्य उनको अलग करने के लिए यहाँ पर दो संस्थाओं की स्थापना किया गया। एक था नियंत्रण बोर्ड, दूसरा था निर्देशन बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड या फिर यूं कहा जाए इनको कि यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, और दूसरा जो है यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, ये बहुत अच्छे ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, और यहां पर यह पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो गठन है, वहां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया, जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां भी थी और साथ में उसमें प्रशासनिक गतिविधियां भी। मगर अब इस पिट्स इंडिया एक्ट में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनको अब समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर जो है दो संस्था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामले को देखते हैं, जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है कंपनी के उनको देखते हैं भारत में, और दूसरा एक और संस्था वहां है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, उनका गठन किया गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, दो संस्थाएं हैं। ये शासन जो है उस ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत के जो है आधिपत्य वाले क्षेत्र में किया जाना है, वहां पर अब जो है राजनीतिक गतिविधियों का संचालन जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाएगा, और दूसरा जो है व्यापारिक जो गतिविधियां है उनका निर्देशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। तो इस प्रकार से कहा जाए तो ये जो है इस भारत के उस वाले क्षेत्र में जिस पर कंपनी का नियंत्रण है, वहां पर जो है दो संस्था के माध्यम से, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसीलिए इस पूरे काल अवधि को जब तक ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संस्था बनी रही, और ये संस्था बनी रही 1858 तक, मींस 1784 से लेकर के जो है 1858 तक जो पूरी कालखंड है, क्योंकि यहां पर दोनों संस्था काम कर रही है, इसीलिए इस पूरे काल अवधि को कहा जाता है द्वैत शासन की व्यवस्था। ये को ध्यान में रख लेना है कि 1784 से लेकर के 1858 तक भारत में जो है कंपनी के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन किया गया। ये तो हो गई पहली बातें। अब इसी में बहुत छोटी छोटी और दो बातें और है इसमें से। इस अधिनियम में, पिट्स इंडिया एक्ट में जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जैसे बताया मैंने, इनकी सहायता और सलाह के लिए एक परिषद हुआ करता था, और रेगुलेटिंग एक्ट में उसमें 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था। मगर अब उस कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या जो है कम कर दी गई। 4 के स्थान पर अब उनकी संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। और अब गवर्नर जनरल जो है, एक गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का, और बंगाल के गवर्नर जनरल अब कोई भी निर्णय लेंगे तो उनकी सहायता और उनको जो है सलाह कौन देगी इसमें, तो वहां जो है कार्यकारी परिषद, और कार्यकारी परिषद जिसमें कितने मेंबर हो गए अब इसमें 3, पहले जबकि यहां पर कितने हुआ करते थे, 4। तो यही जो है संस्था जो है सीधे तौर पे भारत में जो भी उस बंगाल वाले क्षेत्र में, फिर उस जो ब्रिटिश कंपनी के जो अधीनस्थ क्षेत्र है उसमें वही जो है कोई आदेश जारी करेगा, मतलब कानून का निर्माण कर देगा, वही जो है उस कानून को लागू भी कर देगा, और साथ में वहां न्याय करने का भी काम कर रहे हैं। मतलब कोई शक्ति का यहाँ पर ना तो विभाजन है और ना तो वितरण है। ये इस तरह से ये पहली बातें हो गई। अब उसके बाद में तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है इस पिट्स एक्ट का, वहां बहुत महत्वपूर्ण है, यहां बहुत महत्वपूर्ण है। वहां यहां था पिट्स इंडिया एक्ट में कि भारत में, ठीक है, हम इस भारत की बात कर रहे हैं, इस भारत में
जिस क्षेत्र पर कंपनी का जो है अधिकार है, भारत के जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ये बंगाल और बॉम्बे, मद्रास सबको ले लेते हैं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण था। कब की बात कर रहे हैं? 1784 की बात, अवधि में बात कर रहे हैं। उस समय ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में जितने भी भारत के क्षेत्र थे, अब उस क्षेत्र को एक स्पेसिफिक, उसके लिए टर्म्स यूज किया गया जिनको कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, ये भारत में एक ऐसा क्षेत्र हुआ जिसमें ब्रिटिश कंपनी का आधिपत्य है। इसीलिए इस आधिपत्य क्षेत्र में शासन किसका होगा? ब्रिटिश कंपनी का। शासन करने के लिए इस भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल। उनकी सहायता और सलाह के लिए कौन हो गया है इसमें? वो परिषद, जिसमें अब केवल 3 सदस्य है। तो ये जो ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र है भारत में, ये जो ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र है, धीरे धीरे यही जो है ये क्षेत्र, ये लगातार उनको एक्सपेंड होता चला गया, यही इनका विस्तार होता चला गया। और धीरे धीरे जो है कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र थे भारत में, वह भी लगातार बढ़ते चले गए। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र लगातार बढ़ता चला गया और फाइनली जो है हम जानते हैं कि 1947 तक वो क्षेत्र का इतना विस्तार हो गया कि साथ में कुछ रियासत तो थे, मगर आगे जो है यही पूरे क्षेत्र को अधीनस्थ करके या फिर एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके हमने जो बना दिया भारत, अर्थात इंडिया। तो ये कह सकते हैं कि भारत के जो है एकीकरण की प्रक्रिया जो है, उनमें ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का जो है संकल्पना जो है, ये बहुत ही कारगर रहा। यहां हो गया ब्रिटिश इंडिया एक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो इस प्रकार से हमने भारत के संविधान के विकास के क्रम में जो है पहले कालखंड वाले सेगमेंट में हमने 3 अधिनियम की बात कर लिए। पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। दूसरा जो अधिनियम था वहां है संशोधन अधिनियम है 1781 का, और तीसरा जो अधिनियम है वहां है ब्रिटिश इंडिया एक्ट का। ऐसे ही जो है अगला जो अधिनियम है इस संविधान के विकास के क्रम में, जिनको आप जानते हैं, वहां है 1786 का संशोधन अधिनियम था। और उसके बाद फिर जो है चार्टर एक्ट जो है 1793, 1813 का अधिनियम। इस सब पर भी जो है हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली लेक्चर में। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम इस पूरे लेक्चर सीरीज में जो है भारत के संविधान या फिर राजव्यवस्था में, भारत की संविधान और राजव्यवस्था में जो मौलिक विचार है, जो मौलिक प्रावधान है, उनको हम बहुत आसान भाषा में समान रूप से समझ रहे हैं, जिससे आपकी जो राज्य सेवा परीक्षा की जो तैयारी है लोक सेवा आयोग की, वहाँ तैयारी जो है बहुत सही और सार्थक और स्पष्ट, जिससे आपकी चयन की जो अंतिम सूची है उसमें आपका नाम दर्ज हो सके। इसीलिए इस लेक्चर सीरीज को उपलब्ध कराया जा रहा है सुराज्य टीम के द्वारा। ऐसे जो है आगे और मैं अगला जो अधिनियम है उस पर भी और कुछ लेक्चर मैं करने वाला हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।